चेतावनी, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और लोक कथाओं और डरावनी कहानियों की परंपरा से प्रेरित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कहानी में वर्णित पात्र, स्थान और घटनाएं वास्तविक नहीं हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखती हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और वो पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा अपनी चौखट पर बैठ गया। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क खत्म। उनकी चीखें हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर दम तोड़ गईं, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। वो समझ चुके थे कि वे फंस गए हैं। इस घर की दीवारों में कोई ऐसी ताकत कैद थी जो उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन ये परिवार इस भयानक जाल में फंसा कैसे? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे लौटना होगा, जब इस डरावनी कहानी की सिर्फ शुरुआत हुई थी। ये कहानी हमें एक पुराने टेप रिकॉर्डर में मिली कुछ आवाजों और एक फटी हुई डायरी के पन्नों से पता चली, जो हिमाचल के पास उस वीरान हवेली में मिले थे। ये कहानी है शर्मा परिवार की। रोहन, उनकी पत्नी मीरा और उनकी 8 साल की बेटी प्रिया। रोहन एक लेखक थे जो शहर के शोर से दूर किसी शांत जगह पर अपनी अगली किताब खत्म करना चाहते थे। मीरा को प्रकृति से प्यार था और प्रिया बस एक बड्ढे से घर का सपना देखती थी, जहां वो खूब दौड़ भाग सके। तो जब उन्हें विरासत में हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसी ये पुरानी हवेली मिली, तो लगा मानो उनका सपना सच हो गया हो। हवेली पुरानी जरूर थी, पर बेहद खूबसूरत थी। उसकी पत्थर की दीवारों और लकड़ी की नक्काशी पर गुजरे हुए वक्त की छाप थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में अपना पहला कदम रखा, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। आसपास के गांव वाले इसे चुप हवेली कहते थे, पर क्यों? ये कोई नहीं बताता था। परिवार ने इसे लोगों का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये हवेली सिर्फ चुप नहीं थी, इसने अपने अंदर कई गहरे राज दफन कर रखे थे। पहली रात तो सब ठीक ठाक सा लगा। पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाजें आती रहीं, जिन्हें उन्होंने ये सोचकर टाल दिया कि नया घर है, बैठने में वक्त लगेगा। पर अगली सुबह मीरा ने देखा कि रसोई में कुछ चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं। उसे लगा शायद रोहन ने रात में कुछ ढूंढा होगा। असली गड़बड़ तब शुरू हुई जब प्रिया ने अपनी एक नई दोस्त के बारे में बात करना शुरू किया। उसका नाम था इला। प्रिया कहती, माँ, इला कहती है कि उसे अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता। मीरा और रोहन ने इसे बच्ची का काल्पनिक दोस्त समझकर मुस्कुरा दिया, लेकिन प्रिया की बातें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थीं। इला को इस घर के सारे चोर दरवाजे पता हैं, उसने एक दिन बताया। वो कहती है कि वो यहीं रहती है बहुत बहुत समय से। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रोहन की नींद घुंघरुओं की एक धीमी सी आवाज से टूटी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दबे पांव दालान में टहल रहा हो। वो उठकर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक बर्फीली हवा का झोंका उसके पास से गुजर गया। अब घटनाएं तेजी से होने लगी। कभी किसी कोने से फुसफुसाने की आवाज आती, तो कभी बंद कमरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। प्रिया अब ज्यादातर समय अकेली ही रहती, अपनी दोस्त इला से बातें करती हुई। उसका बर्ताव बदल रहा था। वो अब गुमसुम और डरी डरी रहने लगी थी। एक दिन मीरा ने उसे उस कमरे के पास खड़ी रीढ़े देखा जो हमेशा से बंद था। प्रिया दीवार को छूकर ऐसे फुसफुसा रही थी, मानो दीवार के उस पार कोई उसकी बात सुन रहा हो। मीरा और रोहन का डर अब यकीन में बदल रहा था। ये उनका वहम नहीं था, इस घर में वाकई कुछ था, कुछ अनकहा, कुछ अनदेखा। उन्होंने फैसला कर लिया, अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अगली सुबह होते ही वे वापस शहर के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने रात में ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि सुबह होते ही ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन उस घर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब रोहन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं हुई। एक बार, 2 बार, कई बार कोशिश की, पर इंजन खामोश था। मीरा ने घबराकर मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। रोहन के फोन का भी यही हाल था। एक अनजानी दहशत ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम पैदल ही पास के गांव तक चले जाएंगे।
वे अपना जरूरी सामान लेकर हवेली के बडढ़े से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। वो पुराना भारी दरवाजा जिसे वे हमेशा धक्का देकर खोलते थे, आज टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बंद कर दिया हो। तभी प्रिया की धीमी आवाज आई, इला कहती है कि वो हमें कहीं नहीं जाने देगी। अब हम सब यहीं रहेंगे, हमेशा। उस एक पल में वे सब कुछ समझ गए। वे अब यहाँ मेहमान नहीं, कैदी थे। हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उनकी दुनिया अब इन दीवारों के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। अब हर पल खौफ में बीत रहा था। दिन में अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा रहता और रातें फुसफुसाहटों, कदमों की आहटों और घुंघरुओं की आवाजों से भर जाती। प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें अक्सर शून्य में ताकती रहती, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। एक रात हताशा में रोहन ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। उसे यकीन था कि इस घर के अतीत में ही उनकी आजादी का कोई राज छुपा है। पुराने स्टोर रूम की एक दीवार पर उसे एक ईंट थोड़ी ढीली लगी। जैसे ही उसने ईंट को बाहर निकाला, अंदर एक खाली जगह देखकर उसका दिल दहल गया। उस खाली जगह में लकड़ी का एक छोटा सा संदूक था। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरी इला नाम की एक औरत की थी, जो लगभग 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। डायरी के पन्ने एक दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। इला एक अकेली औरत थी जिसका एक छोटा बच्चा था। एक दिन खेलते खेलते वो बच्चा हवेली के आंगन में बने कुएं में गिरकर मर गया। इस सदमे ने इला को तोड़कर रख दिया। वो अपने बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। अकेलेपन के डर से उसने कोई ऐसा काला जादू या अनुष्ठान किया जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर से बंध गई। वो कभी अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसे एक परिवार चाहिए था, एक बच्चा चाहिए था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख सके। जैसे ही रोहन ने डायरी का ये हिस्सा पढ़ा, बाहर आंगन से मीरा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रोहन भागकर बाहर आया और सामने जो मंजर था उसने उसकी रूह कंपा दी। प्रिया आंगन में बने उस पुराने ढके हुए कुएं के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। प्रिया, मीरा चीख रही थी, लेकिन प्रिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। इला की आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वो अपना अधूरापन प्रिया को अपनाकर पूरा करना चाहती थी। उसे हमेशा के लिए अपने साथ उस कुएं की अंधेरी गहराइयों में ले जाकर। रोहन और मीरा जानते थे कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है। उन्हें अपनी बेटी को एक ऐसी शक्ति से बचाना था जो दिखती नहीं थी, पर जिसकी मौजूदगी हवा के हर जर्रे में महसूस हो रही थी। इसके बाद क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। उस टेप रिकॉर्डर में रोहन और मीरा की चीखों, उनकी मिन्नतों और फिर एक डरावनी खामोशी के सिवा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। डायरी का वो आखिरी पन्ना, जिसमें शायद उस काले जादू को तोड़ने का तरीका लिखा हो सकता था, फटा हुआ था। जब कई हफ्तों तक शर्मा परिवार की कोई खबर नहीं मिली, तो अधिकारी हवेली की जांच करने पहुंचे। घर अंदर से बंद था। दरवाजे पर एक नया चमकदार बोल्ट लगा था, जो पहले वहां कभी नहीं था। घर के अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। सामान बैग में पैक किया हुआ रखा था, जैसे कोई अभी अभी सफर पर निकलने वाला हो। खाने की मेज पर बस एक चीज रखी थी, शर्मा परिवार की एक तस्वीर। रोहन, मीरा और प्रिया तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर में 3 नहीं 4 लोग थे। उनके ठीक पीछे एक पुराने जमाने की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा तो धुंधला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। शर्मा परिवार का आखिर क्या हुआ? क्या वे उस रात हवेली से बच निकले, या वे भी इला की तरह उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। यह कहानी आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी उस चुप हवेली से रात में बच्चों के खेलने और घुंघरुओं की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है
जिसे सुनकर रोंगटे खड्डे हो जाए, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या पता अगली कहानी आपके ही शहर की हो।